हेलो एंड वेलकम टू मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान। इस लेक्चर में हम मध्य प्रदेश के प्राकृतिक पर्यटन स्थल डिस्कस करेंगे। एमपीपीएससी की हम यूनिट 1 डिस्कस कर रहे हैं। इसके अंतर्गत पर्यटन स्थल बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी पर्यटन स्थल है या प्राकृतिक स्थल मध्य प्रदेश में है, इनके बारे में डिटेल में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, पूछे जाएंगे। यह लेक्चर मेरे द्वारा डिस्कस किया जा रहा है। माय नेम इज़ विक्रम खंडेलकर और हमने एमपीपीएससी की यूनिट 1 पूरी कंप्लीट करा दी है। आप हमारे चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाके देख सकते हैं। और मध्य प्रदेश स्टेट लेवल की कोई भी एग्जाम जिसमें एमपीजी के पूछा जाता है, उस सब एग्जाम में यह लेक्चर काम आने वाला है। तो चैनल को करो सब्सक्राइब और बढ़ते हैं आगे। तो मध्य प्रदेश के प्राकृतिक पर्यटन स्थल, सबसे पहले बात करेंगे पचमढ़ी की, जिसे पंचमढ़ी कहते हैं। पंचमढ़ी, तो पंचमढ़ी मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में है फ्रेंड्स। वर्तमान मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी व मध्य प्रदेश की छत भी कहा जाता है पचमढ़ी को, है ना। ये मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी से कंफ्यूज नहीं होना है। ग्रीष्मकालीन यानी गर्मी में भी जहां ठंड पड़ती हो, गर्मी में भी जहां ठंडक रहती हो, हिल स्टेशन रहता हो, ठंडक महसूस होती हो, तो उसको ग्रीष्मकालीन का मतलब गर्मी की राजधानी, यानी समझ में आ गया। तो ग्रीष्मकालीन राजधानी मध्य प्रदेश की पचमढ़ी को ग्रीष्मकालीन राजधानी और मध्य प्रदेश की छत भी कहते हैं। पचमढ़ी की खोज 1862 में, पचमढ़ी की खोज 1862 में, पचमढ़ी की खोज का श्रेय जे फॉरसोथ, यहाँ क्या लिखा है फॉरसित या फॉरसोथ, विकिपीडिया देखेंगे आप तो वहाँ फॉरसोथ लिखा रहता है, लेकिन यहाँ पे फॉरसित लिखा हुआ है। तो दोनों में से जो भी नाम आ जाए पेपर में, प्रोनाउंसिएशन तो गड़बड़ रहता ही है। तो खोज का श्रेय जे फॉरसोथ नामक एक ब्रिटिश कैप्टन को जाता है। एक ब्रिटिश कैप्टन को जाता है। उनने क्या हुआ था, पचमढ़ी जो एक हिल स्टेशन था, वहाँ पे एक छावनी स्थापित करी थी, अंग्रेज ने एक छावनी स्थापित करी थी। उस वजह से उन्हीं ने ही पचमढ़ी की खोज का श्रेय उन्हें ही जाता है। तो कैप्टन फॉरसित या कैप्टन फॉरसोथ ने की थी पचमढ़ी की खोज 1862 में। सतपुड़ा श्रेणी के मध्य में स्थित होने के अनुपम प्राकृतिक सौंदर्य के कारण इसे सतपुड़ा की रानी भी कहा जाता है। पचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी कहते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी जो है धूपगढ़, जिसकी ऊंचाई है 1350 मीटर। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़, जिसकी ऊंचाई है 1350 मीटर। वो पचमढ़ी में है। महादेव पर्वत पर स्थित है। तो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ 1350 मीटर पचमढ़ी में है, महादेव पर्वत पर स्थित है, होशंगाबाद जिले में है। मध्य प्रदेश, देखो पचमढ़ी को 1999 में, पचमढ़ी को 1999 में, कौन सा 99? 13 मार्च की बात है। 13 मार्च 1999 में जैव आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था। जैव आरक्षित क्षेत्र यानी बायो रिजर्व सेंटर बनाया गया था। यह मध्य प्रदेश का पहला बायो रिजर्व सेंटर पचमढ़ी को बनाया गया था। भारत में बायो रिजर्व सेंटर की संख्या है 18, जिसमें से मध्य प्रदेश में है 3 में से पहला बनाया गया था पचमढ़ी को 1999। कितनी तारीख है? 3 मार्च की बात है। 3 मार्च 1999 को पचमढ़ी को जैव आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था। इसका मतलब बायो रिजर्व सेंटर बनाया गया था पचमढ़ी को, है ना। पचमढ़ी में तवा नदी बहती है पचमढ़ी में तवा और देवना नदी के संगम पर मड़ई वन क्षेत्र प्रमुख जल पर्यटन क्षेत्र है। तो मड़ई नामक एक पर्यटन क्षेत्र भी है। तो तवा और देवना के संगम पर, तवा और देवना ये दोनों नर्मदा की सहायक नदी है। ये दोनों का संगम जहां होता है वहां पे मड़ई नामक एक पर्यटन स्थल है। धूपगढ़ की चोटी जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है, यह सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला महादेव पर्वत पर स्थित है। इसका प्राचीन नाम क्या है? हरवत्स कोट। किसका? इस चोटी का प्राचीन नाम क्या है? हरवत्स कोट। तो याद रखना है, इसका प्राचीन नाम हरवत्स कोट है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 1350 मीटर है, मैंने बता दिया। धूपगढ़ की महादेव पर्वत पर स्थित है। तो पचमढ़ी में प्रमुख दर्शनीय स्थल कौन से हैं? पचमढ़ी अगर आप घूमने गए होंगे, हिल स्टेशन जो है मध्य प्रदेश का पचमढ़ी, वहां अगर आप घूमने गए होंगे तो आप जानते होंगे। मैं तो नहीं गया हूं अभी तक के, तो मैं बता रहा हूं आपको। हांडी खो घाटी मिल जाएगी वहां पे, ये इंपॉर्टेंट है। चौरागढ़ पूछा जा सकता है, चौरागढ़ कहां पर है? ये पचमढ़ी में है, याद रखना है। चौरागढ़ चोटी कहां पर है? पचमढ़ी में। जम्बू द्वीप इंपॉर्टेंट है, जम्बू द्वीप है पचमढ़ी में। मधुमक्खी झरना, वहां एक फाल है, झरना है जिसका नाम है मधुमक्खी झरना।
डाचेस फॉल भी है वहां पे, तो डाचेस वाटरफॉल पूछा जा सकता है कहां पर है ना। रीच गुफा, ग्रह गुफा, रीच ग्रह गुफा भी स्थित है पचमढ़ी में। रीच ग्रह गुफा, जटाशंकर की गुफा भी स्थित है, जटाशंकर गुफा बोलते हैं जिसको, ये कहां पर है, पचमढ़ी में। अप्सरा गुफा भी कहां पर है, पचमढ़ी में। राजेंद्र गिरी उद्यान इंपॉर्टेंट है, पचमढ़ी में है। महादेव रॉक पेंटिंग इंपॉर्टेंट है, पचमढ़ी में है। कुछ भी आ सकता है पीईबी की एग्जाम में। रीचगढ़, रीचगढ़ अभी पढ़े थे हमने रीच के बारे में, कहां पे, यहां पे रीच ग्रह गुफा, उसी को रीचगढ़ कहते हैं। बेगम पैलेस ये भी पचमढ़ी में है। उसके बाद है संगम टूर, संगम टूर भी स्थित है। प्रियदर्शनी प्रियदर्शनी पॉइंट रू, राजेंद्र गिरी चोटी, राजेंद्र गिरी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे हमारे भारत के राष्ट्रपति, वो यहाँ पे आए थे एक बार और उन्हीं के नाम पे इस पॉइंट का नाम रख दिया गया, प्रियदर्शनी पॉइंट राजेंद्र गिरी चोटी। अप्सरा, अप्सरा जलप्रपात वहीं मिल जाएगा। रजत जलप्रपात ये भी कहाँ पर है फ्रेंड्स, पचमढ़ी में है। पांडव की गुफाएं पचमढ़ी में है। और हरपर की गुफाएं ये भी पचमढ़ी में है। भरत मीर गुफा ये भी पचमढ़ी में है। सरदार गुफा, सरदार गुफा या सरदार गुफा पचमढ़ी में है। द्रौपदी की कोटी ये भी पचमढ़ी में है। रविशंकर भवन पचमढ़ी में है। रोमन कैथोड चर्च इको पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है। रोमन कैथोड चर्च इको पॉइंट ये पचमढ़ी में है। सुसमासा ये भी पचमढ़ी में है। और सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान तो आप जानते ही हैं, ये होशंगाबाद जिले में आता है, इसका मतलब पचमढ़ी में है। तो पचमढ़ी के प्रमुख दर्शनीय स्थल इतने सारे हैं, अब क्या क्या याद रख लें, तो सब एक बार को ये लेक्चर को अच्छे से देखो, पेपर में आएगा तो डेफिनेटली मैं बता रहा हूँ, जिसने अच्छे से पढ़ा है उसको बनेगा ही बनेगा। जैसे कभी पूछे ही लिया रोमन कैथोड चर्च कहाँ पर है, तो मैंने बता दिया हूँ पचमढ़ी में है करके, है ना। अब बात करेंगे हम अमरकंटक की। अमरकंटक, तो अमरकंटक अनूपपुर जिले की मैकाल श्रेणी में स्थित है। 2005 में इसे पवित्र नगर घोषित किया गया था। अमरकंटक की समुद्र तल से ऊंचाई है 1065 मीटर, समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है 1065 मीटर। और मध्य प्रदेश का दूसरा हिल स्टेशन है ये। पहला कौन सा है, पचमढ़ी। मध्य प्रदेश का दूसरा हिल स्टेशन है अमरकंटक। 2005 में इसे अचानक मार जैव आरक्षित क्षेत्र अमरकंटक घोषित किया गया था। 2005 में, पूरी तारीख याद रखो, 30 मार्च है। 30 मार्च 2005 को इसे जैव आरक्षित क्षेत्र यानी बायो रिजर्व सेंटर घोषित किया गया था। मैंने बताया था मध्य प्रदेश में 3 बायो रिजर्व सेंटर है। पहला है पचमढ़ी, दूसरा है अमरकंटक और तीसरा है पन्ना। तो पन्ना के बारे में मैं अभी आखिरी में आपको बताने वाला हूँ। तो ये तारीख याद रख लो, 30 मार्च, है ना। ये अचानक मार इसी का नाम है, अमरकंटक का कंफ्यूज नहीं होना है ना। कंफ्यूज नहीं होना है। 30 मार्च 2005 को अचानक मार अमरकंटक बायो रिजर्व सेंटर का दर्जा दिया गया था। भारत में 18 बायो रिजर्व सेंटर है, जिसमें से मध्य प्रदेश में 3 है ना। अमरकंटक के दार्शनिक स्थल देख लेते हैं फटाफट से। नर्मदा नदी का उद्गम होता है नर्मदा कुंड से, है ना। सोन मुंडा से सोन नदी का उद्गम होता है। माई की बागिया कहाँ पे है, नर्मदा नदी किनारे है, अमरकंटक में है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। चरणोदक कुंड भी है एक वहां पे। दूध धारा जलप्रपात और कपिल धारा जलप्रपात ये दोनों अमरकंटक में है, याद रखना है। नर्मदा नदी सबसे पहले जब निकलती है तो कपिल धारा जलप्रपात बनाती है, फिर आगे जाके दूध धारा जलप्रपात बनाती है। धूनी पानी आश्रम कहाँ पर है, अमरकंटक में है। धूनी पानी, है ना। जालेश्वर महादेव मंदिर ये भी अमरकंटक में है, याद रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। जालेश्वर महादेव मंदिर। साबर माता मंदिर, सबरी माता है, सॉरी, सबरी माता मंदिर इंपॉर्टेंट है, यह है अमरकंटक में, है ना। कर्ण मंदिर है, ये एक कर्ण मंदिर अमरकंटक में है। सूर्य नारायण मंदिर ये भी अमरकंटक में है। वांगेश्वर मंदिर ये भी अमरकंटक में है। कार्तिकेय मंदिर अमरकंटक में है। गुरु गोरखनाथ मंदिर अमरकंटक में है। 11 रुद्र मंदिर अमरकंटक में है। सर्वोदय जैन मंदिर इंपॉर्टेंट है। और कबीर चबूतरा तो पूछा जा चुका है। तो अमरकंटक के इतने हैं दर्शनीय स्थल, याद रखना है सबको। धूनी पानी आश्रम, कबीर चबूतरा, नर्मदा कहाँ से निकलती है ना, सोन मुंडा से निकलती है ना। ये माई की बागिया ये सब आ सकता है। जालेश्वर महादेव मंदिर ये सब पूछे जा सकते हैं। कर्ण मंदिर पूरे याद रखो, कुछ भी पूछा जा सकता है। अब बात करेंगे हम प्राकृतिक स्थल भेड़ाघाट की। अब बात करते हैं भेड़ाघाट की। तो जबलपुर जिले में नर्मदा नदी के तट पर बसा हुआ है। भृगु ऋषि की कर्मस्थली होने के कारण इसका नाम भेड़ाघाट पड़ा।
भृगु ऋषि की कर्मस्थली होने के कारण इसका नाम भेड़ाघाट पड़ा। जबकि जबाली ऋषि की कर्मभूमि होने के कारण जबलपुर का नाम, जबाली ऋषि की तपोभूमि होने के कारण जबलपुर का नाम जबलपुर पड़ा, है ना। जबाली ऋषि के कारण और भृगु ऋषि के कारण भेड़ाघाट पड़ा। तो अब बात करेंगे भेड़ाघाट के प्रमुख पर्यटन स्थल कौन से हैं। तो धुआंधार जलप्रपात भेड़ाघाट में है। संगमरमर की चट्टानों पर नर्मदा नदी का पानी गिरता है। नर्मदा नदी का पानी गिरता है और बहुत धुएं के टाइप का प्रतीत होता है, क्योंकि संगमरमर के ऊपर गिरता है, इसलिए उसे संगमरमर के ऊपर गिरता है। और भेड़ाघाट को संगमरमर की नगरी कहते हैं। और धुआंधार जलप्रपात धुआं टाइप का प्रतीत होता है, नर्मदा नदी पर है, भेड़ाघाट में है, इसे भेड़ाघाट जलप्रपात भी कहते हैं, है ना। 64 योगिनी मंदिर, 64 योगिनी मंदिर को गोलकी मठ भी कहते हैं। गोलकी मंदिर या गोलाकी मंदिर या गोलकी मंदिर या गोलकी मठ भी कहा जाता है। 64 योगिनी मंदिर जबलपुर में भी है, भेड़ाघाट में भी है, यानी जबलपुर के भेड़ाघाट में भी है और खजुराहो में भी है। बंदर कूदनी भी यहीं स्थित है, भेड़ाघाट में, याद रखना है। बंदर कूदनी कहां पर स्थित है? भेड़ाघाट में स्थित है, डायरेक्ट पूछा जाता है। ग्वारी घाट नर्मदा नदी का एक घाट है। ग्वारी घाट नर्मदा नदी के किनारे है। ग्वारी घाट ये भी जबलपुर में स्थित है। लमहेटा घाट, एक घाट का नाम है लमहेटा घाट, ये भी जबलपुर में है, भेड़ाघाट के पास। तिलवारा घाट नर्मदा नदी के किनारे एक घाट बना हुआ है जिसका नाम है तिलवारा घाट। यहाँ भी पूजा पाठ, बहुत से धार्मिक स्थल है, समझ लो। तो तिलवारा घाट कहाँ पर है? जबलपुर में। पंचवटी घाट, ये भी नर्मदा नदी के किनारे है, पंचवटी घाट। गांधी स्मारक, ये गांधी स्मारक भी जबलपुर में है। और मदन महल तो आप जानते हैं जिसका निर्माण मदन सिंह ने करवाया था, तो ये मदन महल कहाँ पर है? ये है जबलपुर में। तिलवारा घाट में महात्मा गांधी की अस्थियों को विसर्जन किया गया था, ये माना जाता है, यह सही बात है। ये तिलवारा घाट जो है जबलपुर का, यहाँ पर महात्मा गांधी की जो अस्थियाँ थी, महात्मा गांधी की अस्थियों को विसर्जित किया गया था नर्मदा नदी पर, तो ये याद रख लो, पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं भीमबेटका की गुफाओं की। गुफाओं वाला टॉपिक मैंने पढ़ा चुका हूँ, पूरी गुफाओं को कंप्लीट कर लिया हूँ, लेकिन यहाँ पे हम प्राकृतिक स्थल डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए इसको भी डिस्कस कर ही लेते हैं साथों साथ। तो बात करेंगे भीमबेटका की गुफाएं। भीमबेटका की गुफाएं रायसेन जिले में स्थित है। आदिमानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। इसकी खोज 1957-58 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर द्वारा भीमबेटका की गुफाएं की खोज की गई थी। 2003 में इसे यूनेस्को ने अपने विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया था। 2003 में किया, याद रखना है। ये गुफाएं मध्य प्रदेश की प्राचीनतम संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती है। यहां से पाषाणकालीन संस्कृति की गुफाएं व शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं, जिनकी संख्या 600 थी। इन गुफाओं में दीवारों में आदिमानव ने अपने सृजनात्मक कलाओं की अभिव्यक्ति भी की है। तो सृजनात्मक आदिमानव ने, यहाँ पे आदिमानव द्वारा बनाई गई थी। इसके पहले मैंने गुफा वाला टॉपिक पढ़ा दिया, उसमें डिटेल में बताया था। तो यहाँ से इतना याद रखें, भीमबेटका की गुफाएं हैं अब्दुल्लागंज रायसेन में, है ना। खोज किसने करी थी पूछा जा सकता है, यूनेस्को में कब शामिल हुई। भ्ररथरी की गुफाएं हैं उज्जैन में। कालियादेह महल भी उज्जैन में है, उसके समीप है। या भ्ररथरी की गुफाएं जिसका निर्माण राजा भ्ररथरी की स्मृति में परमाणु राजाओं ने करवाया था 11वीं शताब्दी में। एक भ्ररथरी हुए हैं उनकी स्मृति में। अरे जो वो भ्ररथरी कौन थे? राजा विक्रमादित्य के भाई थे, है ना। तो उनकी स्मृति में यहाँ गुफाओं की कुल संख्या 9 थी, जिसमें से 5 गुफा वर्तमान में बची है। यहाँ गुफाएं रंगीन चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, पूछा जा सकता है दादा। आगे चलते हैं। उदयगिरी की गुफाएं जो है हिंदू और जैन धर्म से संबंधित है। ये विदिशा जिले में है और इसका प्राचीन नाम नीचौगिरी था। इसका प्राचीन नाम नीचौगिरी था। तो नीचौगिरी था। इसकी स्थापना चौथी 5वीं शताब्दी में जो राजा भोज हुए थे, उसके जो पुत्र थे, उसका नाम था उदय आदित्य ने की थी। ये उदयगिरी की गुफाएं 20 गुफाएं हैं वहाँ पे, हिंदू और जैन धर्म से संबंधित है, पूछा जाता है ना। उसके अलावा बात करते हैं हम गुफा नंबर 1 से लेकर 20 गुफा जैन धर्म से संबंधित है। उदयगिरी की गुफा जो है 1951 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण भोपाल मंडल के अधीन सुरक्षित रख दिया गया है। यह गुफा, तो क्या बताया मैंने, 1 से लेकर 20 गुफा जो है जैन धर्म से संबंधित है। उदयगिरी की गुफा को बता दिया जाला।
425-26 में एक उत्तीर्ण कुमार गुप्त प्रथम के शासनकाल का एक अभिलेख मिला है वहां पर, और उससे हमको यह पता चला शंकर नामक व्यक्ति द्वारा गुफा के प्रवेश द्वार पर जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ की मूर्ति स्थापित करने का श्रेय उनको जाता है, यानी किसने किया था, शंकर नामक व्यक्ति का यह उल्लेख मिलता है वहां पे, है ना। तो किसका, कुमारगुप्त प्रथम का एक अभिलेख मिला है। वहां पे 20 गुफाएं मैंने बताया, तो प्रथम गुफा कैसी है उसके बारे में यहाँ लिख रखा है, चौथी गुफा कैसी है उसके बारे में लिख रखा है। तो याद रखना है जो प्रथम गुफा है इसे सूरज गुफा भी कहते हैं। चौथी गुफा का नाम कर बात करेंगे, उसमें शिवलिंग की प्रतिमा स्थापित है। प्रवेश द्वार पर मनुष्य वीणा वादन करते हुए दिखते हैं। इस कारण इस गुफा को बीना गुफा भी कहा जाता है। बीन की गुफा, सॉरी बीन की गुफा कहते हैं, है ना, बीन की गुफा कहते हैं। 13 फीट ये सब नहीं आता पेपर में। पांचवी गुफा का नाम वाराह गुफा है। वाराह गुफा के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर वाराह यानी विष्णु भगवान की मूर्ति मिलेगी, है ना। तो वाराह यानी वाराह अवतार की प्रतिमा स्थापित है, वाराह अवतार की प्रतिमा। 13वीं गुफा शंखलिपि उत्कीर्ण है, वहाँ पे शंखलिपि का उत्कीर्ण है, जो विश्व की प्राचीनतम लिपियों में से एक मानी जाती है। यहाँ शेष शाही विष्णु मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। बस इतना याद रखें, शंखलिपि का प्रयोग किया गया है। 13वीं गुफा जो है इसे शंखलिपि का प्रयोग किया गया है, जो विश्व की प्राचीनतम लिपि में से एक मानी जाती है। अब बात करेंगे हम बाघ की गुफाएं की। बाघ की गुफा है धार में, कूची तहसील में, नर्मदा नदी की सहायक नदी बाघ नदी के तट पर स्थित है। बौद्ध धर्म से संबंधित है ये भी गुफा। 5वीं से 7वीं शताब्दी में निर्मित है, इतना याद रखो अभी, है ना। और ये बाघ की गुफा जो है अजंता और एलोरा के समक्ष मानी जाती है, समकालीन मानी जाती है। उसी टाइप की है ये, अजंता और एलोरा की गुफाएं हैं महाराष्ट्र में, तो उसी टाइप की गुफा है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसकी खोज किसने की थी? 1818 में डेगर फील्ड ने की थी। ये इंपॉर्टेंट है, अभी तक पूछा नहीं गया लेकिन इस बार पूछा जा सकता है। 1818 में डेगर फील्ड ने की थी। इन गुफाओं की संख्या 9 थी। वर्तमान में यहाँ पे 5 गुफा अस्तित्व में है। बाघ की गुफाएं अपने रंगीन चित्र के लिए प्रसिद्ध है, रंगीन भित्ति चित्र के लिए प्रसिद्ध है। इन गुफाओं पर कई चित्रकारों की चित्रकारी को फ्रेस्को मुगल पेंटिंग कहा जाता है। इन गुफाओं पर की गई चित्रकारी को फ्रेस्को मुगल पेंटिंग कहा जाता है, पूछा जा सकता है ना। बाघ की गुफा में जो पेंटिंग की चित्रकारी की गई है उसे फ्रेस्को मुगल पेंटिंग कहा जाता है। तो बाघ की गुफा भित्ति चित्रों के लिए 1920 में चित्रकार मुकुल डे, है ना, और उसके बाद 1921 में हलदर, नंदलाल, LN भावसार एवं मिर्जा इस्माइल बेग जैसे प्रसिद्ध चित्रकारों ने प्रतिलिपि तैयार की थी। तो ऐसे प्रसिद्ध चित्रकारों ने यहाँ की प्रतिलिपि तैयार की थी और इन गुफाओं को 1951 में राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है। ये चित्रकारों का नाम याद रख लो फ्रेंड्स, कभी पूछा गया तो, खासकर इसका नाम मिर्जा इस्माइल बेग, है ना। तो बाघ की गुफाएं 5 गुफाएं बची वर्तमान में, 5 गुफा तो बची है मात्र। तो पहली गुफा का नाम है ग्रह गुफा, दूसरी गुफा का नाम है पंच पांडु गुफा, तीसरी गुफा का नाम है हाथी खाना गुफा, चौथी गुफा का नाम इंपॉर्टेंट है रंग महल, और 5वीं गुफा को 5वीं गुफा कहते हैं। तो ये हमने प्राकृतिक स्थल डिस्कस किए पूरे जितने भी थे। लेकिन आपको जानकारी के लिए इसके अलावा मध्य प्रदेश में एक प्राकृतिक स्थल इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है पन्ना टाइगर रिजर्व, है ना। तो ये यूनेस्को आप जानते होंगे, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। उसने भारत में पन्ना टाइगर रिजर्व को बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दे दिया गया है। तो भारत में बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा मिला है किसको? पन्ना टाइगर रिजर्व को। तो इसके बारे में पढ़ते हैं, देखिए। मध्य प्रदेश में पन्ना टाइगर रिजर्व को यूनेस्को की वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व रिजर्व की सूची में शामिल किया गया है। भारत में 12, यहाँ 12 लिखा है जबकि 18 है। भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व सेंटर है। मध्य प्रदेश का पहला बना था पचमढ़ी में, पचमढ़ी मैंने बताया था 99 में बना था पचमढ़ी। दूसरा बना था अमरकंटक जिसे अचानक मार कहते थे, ये 2005 में। और तीसरा बायोस्फीयर रिजर्व सेंटर पन्ना बना है 25 अगस्त 2011 को।
2011 को बना है। वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया। वर्तमान में पन्ना टाइगर रिजर्व में 54 बाघ हैं, टाइगर हैं, है ना। तो बायोस्फीयर रिजर्व देखो क्या होता है, विश्व नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व अंतर्राष्ट्रीय स्तर का नामांकित सुरक्षित क्षेत्र होता है, बायोस्फीयर रूप में जाना जाता है। यह कवर करता है लोगों और प्रकृति के बीच एक संतुलन का संबंध बनाता है, सतत विकास को प्रोत्साहित करता है। और ये यहाँ पे लिख रखा है, काम की जानकारी कुछ नहीं है इसमें, है ना। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ बायोस्फीयर रिजर्व होता क्या है, मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले तो जानकारी के लिए। बायोस्फीयर रिजर्व जो होता है एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पर पेड़ पौधे, जीव जंतु, प्रकृति कम से कम प्रभावित मानव द्वारा रूपांतरित एवं पारिस्थितिक तंत्र व वन जीवों को सुरक्षित रखा जाता है। एक बायोस्फीयर रिजर्व होता है, मान लो ये देखो, ये एक बायोस्फीयर रिजर्व होता है, इसके अंदर एक नेशनल पार्क भी आता है, एक अभ्यारण्य भी आता है और बहुत सारे वन होते हैं। उसी को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया जाता है। समझ में आ गया, एक अभ्यारण्य और एक नेशनल पार्क। तो इस लेक्चर में इतना ही हमने मध्य प्रदेश के प्राकृतिक स्थल को डिस्कस किए। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो कमेंट करें और हमारे इस चैनल को करें सब्सक्राइब, जब तो आपको मिलेंगे नए नए नोटिफिकेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्ते।